हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 6 जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री का ये चैप्टर है, नगर व्यापारी और शिल्पीजन। इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं आपके एग्ज़ाम में वो हम देखेंगे। तो जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कावेरी नदी। देखिए, आप सभी को पता है कावेरी नदी जो है ये 12 महीने बहने वाली ये नदी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी नदी है जो 12 महीने बहती रहती है तो वो है कावेरी नदी। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर के वास्तुकार कौन थे? कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन। ये ठीक है, इनके ये कौन थे वास्तुकार? इनके वास्तुकार कौन थे? राजराजेश्वर मंदिर के वास्तुकार थे कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इनके किनके द्वारा निर्मित किया गया था ये मंदिर? राजा राज चोल द्वारा। और इस मंदिर के भीतर एक शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, तंजौर जिसको कहते हैं और उसके निकटवर्ती नगर कौन से हैं? उरेयूर बढ़िया सूती वस्त्र तैयार करते हैं। ठीक है, उरेयूर बढ़िया सूती वस्त्र तैयार करते हैं। इसको आप ना साथ के साथ नोट डाउन कर लिया करो। इसमें नगर के बारे में, व्यापारी और शिल्पीजन के बारे में बताया गया है और इसमें से बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स क्रिएट कीजिए और अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट है स्वामी मल्लाई के मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ सुंदर घंटा दीप बना रहे हैं। स्वामी मलाई के जो मूर्तिकार है उत्तम कांस्य की जो मूर्तियां हैं सुंदर घंटा दीप बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो भील सा जो मंदिर है, मध्य प्रदेश में भील मंदिर और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और मध्य प्रदेश में तिरुपति है। ठीक है, तमिलनाडु में कांचीपुरम ये मंदिर है और मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी जो मंदिर है ये कहाँ है? मदुरै और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में जो कांचीपुरम है, जिसे केवल कांची भी कहा जाता है, ये भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम ज़िले में है ये। ठीक है, तो और कांची जो है ये हिंदू धर्म का एक, हम कह सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट तीर्थ है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ठीक है, और कांची जो है पलार नदी के ये किनारे हैं, ये बसा हुआ, और ये ना अपनी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जो कांची है, कांचीपुरम, ठीक है, वैसे तो ये यहाँ पर मंदिर भी है कांचीपुरम मंदिर, लेकिन जो कांचीपुरम है ये ना तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिला है ये। ठीक है, जिला है। और अगर पूछा जाए कि कांचीपुरम तमिलनाडु की राजधानी क्या है तो वो है चेन्नई, जिसको पहले हम मद्रास के नाम से जानते थे। आगे बढ़ते हैं। वृंदावन ये कहाँ है? यूपी में। और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु नगरों के उदाहरण हैं। ये इनके नगर हैं और यूपी में वृंदावन ये नगर है। अजमेर राजस्थान में है। 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी था। जो अजमेर था राजस्थान में जो है ये 12वीं शताब्दी में चौहान राजा थे, उनकी राजधानी था और आगे चलकर मुग़लों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अजमेर में पुष्कर सरोवर है। देखिए, अजमेर कहाँ है? ये राजस्थान में है ना। पुष्कर जो है यहाँ पर ना, पुष्कर में जो ये पुष्कर सरोवर जो है यहाँ पर ना कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन यहाँ पर स्नान करने का कहते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो अपना कार्तिक मास जो है उसकी पूर्णिमा के दिन स्नान करने का बड़ा महत्व है। और पुष्कर को जो है मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है और इस शहर में ऑलमोस्ट 500 मंदिर हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर के बीच देश भर में स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है। ओके, सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में बस गए थे। ये प्रसिद्ध सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ केवल जो है मुस्लिम ही नहीं, मतलब इनकी जो दरगाह थी है ना, इनके जो अजमेर में दरगाह है, यहाँ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही आते थे,
दुनिया भर के लोग आते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेरी की दरगाह थी उसकी दरगाह पर आने वाला पहला व्यक्ति था। अगर पूछा जाए ना इनकी दरगाह पर सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और ये ना आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि मतलब इसकी जो दरगाह थी, मतलब उनके जो चाहने वाले थे, इन सूफ़ी संत के उनके चाहने वाले थे, उनकी स्थान पर जहाँ पर ये जो दफनाया गया था वहीं पर इनकी कब्र बनाई थी और एक भव्य मकबरे का निर्माण करवाया था जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहा जाता है। और इस दरगाह का जो निर्माण है वो हुमायूं ने कराया था। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डियर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी से उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगर बिछने लगे, यानी 8वीं शताब्दी से उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे जो नगर हैं उनकी जो है उत्पत्ति होने लगी, यानी वो उभरने लगे। यहाँ मंडपिका, जिसको हम मंडी कहते हैं, गांव वाले अपनी उपज बेचते थे। ठीक है, उपज यानी फसल बेचते थे। कुम्हार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनारों के लिए अलग बाज़ार होते थे। मतलब अपने अपने एक जो है इनका बाज़ार होता था। कहीं पर कुम्हार अपना काम कर रहा है, कहीं पर लोहार, कहीं शक्कर बन रही है, तो इनके अपने अपने बाज़ार थे। और कुछ व्यापारी दूर से खरीदने व घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। जो भी व्यापारी थे इस मंडी में अपना अपना सामान बेचते थे। ठीक है, 8वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी व्यापारी संघ प्रायद्वीपीय के भीतर और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। ठीक है, जो प्रसिद्ध जो मणिग्रामम और नानादेशी ये व्यापारी संघ था एक। ठीक है, तो प्रायद्वीप के भीतर और जो दक्षिण पूर्वी एशिया है और चीन के साथ भी दूर दूर तक ये व्यापार करते थे। ठीक है, चेट्टियार और मारवाड़ी और साल समुदाय देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए थे। देखिए, अगर हम आपको बताएं ये जो चेट्टियार और मारवाड़ी और साल हैं ये कौन है, ये एक व्यापारी समुदाय हम किसको कह सकते हैं, तो ये व्यापार समूह से बिलोंग करते थे। तो ये जो समुदाय हैं देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में जो हिंदू बनिया और जो मुस्लिम बोहरा ये दोनों समुदाय शामिल थे। इसको ना साथ के साथ याद कर लिया करो। ठीक है, अगर पूछा जाए व्यापारी समूह कौन से बन गए थे तो वो चेट्टियार और मारवाड़ी, और अगर पूछा जाए इनमें कौन से समुदाय भी शामिल हुए थे गुजराती व्यापारियों में, तो हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा। वे दूर दूर तक क्या करते थे, लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। कौन से, यही जो व्यापारी थे। ठीक है, कहाँ व्यापार करते थे, जो दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से व्यापार करते थे। और वे इन पोर्ट में अपने जो कपड़े हैं, मसाले बेचते थे और इसके बदले में अफ्रीका से क्या लेते थे, सोना, हाथी दांत, और दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के जो नीले बर्तन थे और चांदी वो लेकर आते थे। ठीक है, ये जो व्यापारी थे अपना सामान बेचते थे और उनसे ये सामान वो लेते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये सिस्टम करते थे जो व्यापारी थे। पश्चिमी घाट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए। पश्चिमी तट के नगरों में कौन कौन, अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई ईसाई बस गए। उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये जो मसाले हैं, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ, ये यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग थे। यानी वो जो यूरोप के जो लोग थे वो इनको मतलब क्या करते थे, लेते थे। उनकी पसंदीदा ये बन गया था, ये अपने मसाले में इनको ऐड करते थे। ठीक है, भारतीय सूती कपड़ा यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। यानी आपको पता है भारत में सूती कपड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस था, है ना। अगर हम शुरुआत की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जो हुई थी 1818 में हुई थी, 1818 में। और जब पहली बार सूती कपड़ा मिल जो है कलकत्ता के पास फोर्ट क्लस्टर में शुरू की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल
1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग द्वारा स्थानीय पारसी उद्यमी द्वारा ये तैयार की गई थी। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये चार इनमें से जो 4 इम्पॉर्टेंट है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, है ना, यहाँ पर सूती वस्त्रों का प्रोडक्शन होता है। बट मोस्ट जो कह सकते हैं हम, मुंबई और क्या है आपका, गुजरात। ठीक है, मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसको साथ के साथ याद रखिए, भारत में सूती कपड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। तो भारतीय सूती कपड़ा यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई और काबुल, ये अफ़गानिस्तान की राजधानी है, और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। ये रेशम मार्ग, सिल्क रूट जो है उनसे जुड़े हुए थे, और घोड़ों का व्यापार भी वो इसी मार्ग से वो करते थे। ठीक है, इसी मार्ग से होता था उनका जो व्यापार है। और काबुल से, मैंने आपको अभी बताया है, ये अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, उससे मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी की जड़ाई के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही जो है बिदरी पड़ गया था। किसके लिए फेमस थे ये? इनके जो शिल्पकार थे, तांबे और चांदी की जड़ाई के लिए। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जो है, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, घर बनाते हैं ना, जो बढ़ई शामिल थे, और मंदिरों के निर्माण के लिए ये आवश्यक थे। मतलब जो भी मंदिर बनवाते थे इनमें इनकी ज़रूरत होती थी। सालियार या केक्कोलार बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय थे, जो भारी दान दक्षिणा मंदिरों को दिया करते थे। कौन से बुनकर थे वो? सालियार या केक्कोलार। ये समृद्धशाली कौन थे? समुदाय थे, जो भारी दान दक्षिणा मंदिरों को दिया करते थे। और ये वस्त्र निर्माण से संबंधित, जैसे कपास को साफ करना, है ना, कपास को साफ करना, फिर उसको काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय इनके बन गए थे। बुनकर थे ना ये, तो ये काम करते थे। पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के लिए प्रमुख केंद्रों के रूप में उभर गए। तो पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में ये उभरा था, और 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। ठीक है, हम्पी नगर ये कर्नाटका में है ना, हम्पी ये कर्नाटका में है। और हम्पी नगर जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है, और यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। देखिए, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर ये साम्राज्य की राजधानी था। भारत के कर्नाटक राज्य में ये जो नगर है, ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी ये शामिल है, और यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे, जो अब खंडर में बदल चुके हैं, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि एक समय में हम्पी जो था वो रोम से भी प्रसिद्ध नगर था। ठीक है, तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटका में। हम्पी के किलों की दीवारें जो हैं, यहाँ पर बहुत ही फेमस मंदिर होते थे, इमारतें होती थी। तो हम्पी के किलों की दीवारें जो हैं, चूने गारे जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग इसमें नहीं हुआ था, और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूथा गया था। इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ था, किसी भी मसाले का, उसको उनकी जो शिलाखंड थे उनको आपस में फंसाकर गूथा गया था। और हम्पी अपने शाही भवनों, भव्य मेहराब, कई स्तंभों के विशाल कक्ष, मूर्तियों को रखने के लिए आले, बाग बगीचों, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। और ये 15वीं-16वीं शताब्दी की ये बात है। ठीक है, हम्पी के बाज़ारों में मुरो, चेट्टियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों को जमघट यहाँ पर लगा रहता था, इनके बाज़ार में। ठीक है, हम्पी में नवरात्रि पर्व जो है ये महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। हम्पी में 1565 में दक्कनी सुल्तानों, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का जो है विनाश हो गया था। सूरत मुगल काल के केम्बे, आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। सूरत, है ना, सूरत जो है ये गुजरात में है। मुगल काल में
और उसके बाद अहमदाबाद के साथ साथ जो है गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। सूरत जो है ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक मुख्य द्वार था। और सूरत को जो है मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से जो हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। ठीक है, आगे है, यहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। और 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डच और अंग्रेज़ों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अगला पॉइंट है, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा, किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। यानी यहाँ पर जो है 100 से ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा जो है इस पोर्ट पर हम क्या देख सकते थे, जहाज़ देख सकते थे, है ना। ये उसने सूरत में जो पोर्ट है उसका वर्णन इन्होंने किया था। किसने किया था? अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में। सूरत में ऐसी दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। देखिए वहाँ पर जो है आपको पता है सूती कपड़ा बहुत फेमस था, गुजरात और मुंबई ज़्यादा फेमस थे सूती कपड़े के लिए। और सूरत के जो वस्त्र हैं वो अपने सुनहरे गोटा किनारी जरी के लिए ये प्रसिद्ध थे, और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में जो है बाज़ार उपलब्ध थे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डियर, आप साथ के साथ इसको नोट डाउन किया कीजिए। सूरत में काठियावाड़ी सेठ, सूरत में जो काठियावाड़ी सेठ हैं और महाजन की बड़ी बड़ी इनकी कंपनियां थी। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक जो है मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंट वर्थ के बाज़ारों में जो है इनको मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, उनके द्वारा जो जारी की गई थी। क्लियर है। सूरत जो है एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था, और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय जो है स्थापित कर लिया था, और सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए पश्चिम का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो सूरत को कहा जाता है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर ये स्थित है, और हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण स्थापित करने का या नियंत्रण प्राप्त करने का इन्होंने प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक जो आंध्र प्रदेश तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन जो है वो बन गया था। इन्होंने अपना जो है नियंत्रण प्राप्त करने का इन्होंने प्रयत्न किया था इन देशों की कंपनियों ने। मसूलीपट्टनम का किला जो है हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अगर पूछा जाए कि मसूलीपट्टनम का जो किला है वो किसने बनाया था, तो हॉलैंड वासियों ने बनाया था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमाश्ते विलियम मेथफील्ड ने 1620 में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। ठीक है, गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों, अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, यानी कि इन पर जो है शाही अधिकार है, शाही लोग ही इनको जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि वहाँ का, जिससे कि वहाँ का जो व्यापार है और जो इनकी पूरी तरह से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, शाही एकाधिकार लागू किया था जो गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक थे। ठीक है, 1686 और 1687 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जो है आज के टाइम में चेन्नई जिसको कहते हैं, इन नगरों का उदय हुआ, और आज ये प्रमुख महानगर हैं। और गोरे शासकों ने, यानी जो ब्रिटिश जो शासक थे, उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। ठीक है, जो गोरे शासक थे ना, जो इंग्लैंड के वासी थे, इंग्लैंड के हम कह सकते हैं अंग्रेज, उन्होंने चेन्नई में और कलकत्ता में इन्होंने जो है अपने आवास बनाए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने
जो है भारत पहुंचने का मार्ग खोजने की ये अमेरिका के थे क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का इन्होंने निश्चय किया। उसका सोचना था कि जो है पृथ्वी गोल है और इसीलिए वह जो है पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता था। और वह जो है 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहाँ आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। आई थॉट कि आपको जो है पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, आप इनमें से जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, बाय बाय।